वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8 सिविक्स के बुक चैप्टर 6 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन का हम अब देखने वाले हैं पार्ट 2। इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज। तो दलित्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और आदिवासीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, तो इसके लिए हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। तो पॉलिसीज़ तो गवर्नमेंट ने बनाई ही हैं। Our country also has specific laws that guard against the discrimination and exploitation of marginalized communities। तो कुछ लॉज भी बनाए हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ भी सरकार ने बनाई हैं। अब कुछ केस स्टडी हम लोग पढ़ते हैं रियल लाइफ की, जिसमें दलित्स की प्रोटेक्शन हुई है हमारे देश के कानूनों की वजह से। Villagers of Jakhmalgor are gearing up for big festival once in 5 years। तो जखमालपुर एक गांव है, वहाँ पर 5 साल में एक बार एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। इसमें क्या होता है, जो उनके लोकल डेटी हैं, उनके लोकल जो देवी देवता हैं, उनको ऑनर किया जाता है प्रीस्ट के द्वारा, यानी कि पंडित जो हैं उस गांव के, उनको देवी देवताओं को ऑनर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेजेस कम फॉर दिस 5-day इवेंट। तो आसपास के पंडित, आसपास के लोग भी आते हैं इस 5 दिन के महोत्सव के लिए जखमलपुर में। सेरेमनी begins with the member of a Dalit community washing the feet of all priests and then bathing in the water used for this। अब क्या होता है ना, इस परंपरा के अकॉर्डिंग या फिर इस फेस्टिवल में कि 20 गांव के जो पंडित आए हैं, पहले दलित जो हैं उनके पैर धोते हैं उन पंडितों के, और फिर उसके बाद उसी पानी से वो दलित पर्सन नहाता है जिसमें पैर धोए थे उसने उन पंडितों के। इन जखमलपुर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रथनाम्स फैमिली। अब जो ये काम करता है ना जखमलपुर में, वो रथनाम की फैमिली को बिलोंग करते हैं ये लोग। हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हैड बोथ परफॉर्म द सेम टास्क बिफोर हिम। तो रथनाम की फैमिली में ये काम होता आया था, और रथनाम के फादर ने पहले ये काम किया है, उसके ग्रैंडफादर ने भी ये काम किया है। बट रथनाम ने मना कर दिया कि मैं किसी के पैर नहीं धोने वाला, और धोने के बाद उससे नहाने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। दो दे वर नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। इन लोगों को, यानी कि रतनाम की फैमिली को, कभी भी मंदिर में तो नहीं घुसने दिया। दिस रिचुअल वॉज व्यूड एज अ ग्रेट ऑनर बेस्टोड ऑन हिम ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। मगर पंडित कहते थे कि ये तुम्हारे परिवार पे तो हमने बहुत बड़ी कृपा की हुई है कि तुम हमारे पैर धोते हो और फिर उसी गंदे पानी से तुम लोग नहा लेते हो। वाह, हमने तुम पे क्या कृपा करी है, ऐसे वो ब्राह्मण कहते थे इसकी फैमिली को। अब रथनाम का टर्न था ये काम करने का। रथनाम 20 साल का है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसने मना कर दिया, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। उसने कहा कि उसको ऐसा कोई फेथ नहीं है इस प्रैक्टिस में। उसकी फैमिली वाले लोगों से ये काम ज़बरदस्ती करवाया जाता था क्योंकि वो दलित हैं। रथनाम ने मना कर दिया, और इससे क्या हुआ, ज़्यादा सारी की सारी जो पावरफुल कास्ट थी ना, चाहे वो क्षत्रिय हो, ब्राह्मण, बन्नी वगैरह, सब ना नाराज़ हो गए, और उसकी खुद की फैमिली के लोग भी उससे नाराज़ हो गए। पावरफुल कास्ट जो थे वो शॉक हो गए थे कि एक यंग लड़का, इसमें इतनी हिम्मत कैसे आई, इसने हमारे रिचुअल्स को मना कैसे कर दिया। वो बिलीव करते थे कि रतनाम की जो एजुकेशन है ना, ये जो पढ़ लिख लिया है ना, ये पढ़ लिख के ये सोच रहा है कि ये हमसे बराबरी कर सकता है। तो कहते ना, अपने जब मूवीज़ वगैरह 2 किताबें क्या पढ़ ली है, मतलब ये तो ऊंच नीच की बातें ही भूल गया, इसे तो पता ही नहीं कि ऊंच नीच क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली 2 किताबें पढ़ने का यही मकसद है कि ये ऊंच नीच किसी के दिमाग में रह ना जाए। तो खैर, विलेज में ऐसे रिचुअल थे और रतनाम ने मना किया तो चिढ़ गए, और एक तरह से कह दिया गया कि हम बॉयकॉट कर देंगे तुम्हें, तुम्हारे परिवार वालों को गांव निकाला दे देंगे। इस तरीके की बातें उससे करने लगे। दोस्त फ्रॉम रतनाम्स ओन कास्ट, उनको भी काफ़ी ज़्यादा डर लगा कि पावरफुल लोग जो हैं वो अब हमसे गुस्सा हो जाएंगे। काफ़ी सारे रतनाम के जो रिश्तेदार थे या उसकी कम्युनिटी के लोग थे, वो अमीर लोगों के घरों में काम किया करते थे या उनके खेतों में काम किया करते थे एज अ डेली वेज वर्कर, मतलब दिहाड़ी पर। काफ़ी पावरफुल कास्ट के साथ काम किया करते थे। उनको डर लगने लगा कि अब क्योंकि रतनाम ने काम करने से मना कर दिया है, मतलब वो वही पैर धो करके नहाने से मना कर दिया है, तो अब हमारा काम भी छूट जाएगा, और ये जो ऊंची जात के लोग हैं, अब हम से कुछ हमारे साथ कुछ गलत करेंगे। ऐसा सब लोग डरने लगे थे। इफ़ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड टू नॉट कॉल देम, देन व्हाट
वुड दे अर्न। अब वो रतनाम की कास्ट के जो दलित लोग थे सारे, वो सोचने लगे कि अगर ये अमीर लोग, अमीर बेसिकली अगर ये जो ऊंची जात वाले लोग हैं हमें काम करने के लिए नहीं बुलाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे कमाएंगे, वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। दे ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट द रेथ ऑफ द लोकल डेटी वुड स्ट्राइक देम इफ़ दे रिफ्यूज टू गिव इन। ऊंची जात के लोग ये भी कहने लगे कि जो लोकल डेटी है ना, जो देवी देवता हैं, उनकी रेथ यानी कि उनका प्रकोप रतनाम की फैमिली को झेलना पड़ेगा, क्योंकि रतनाम ने ये काम करने से मना किया है। रतनाम आर्ग्यूड दैट गिवन दैट नॉट अ सिंगल दलित हैड एवर एंटर्ड द टेम्पल, हाउ कुड द डेटी बी एंग्री विद देम। अब रतनाम ने कहा कि एक भी दलित आदमी, एक भी दलित इंसान आज तक मंदिर में गया नहीं है, तो ये आपके भगवान किस तरीके से दलितों पे अपना प्रकोप गिरा देंगे, हम तो मंदिर में कभी गए ही नहीं। इस तरीके की बातें रतनाम ने करी। पावरफुल कास्ट जो थी उसने डिसाइड किया कि रतनाम को एक लेसन सिखाया जाएगा। उसकी कम्युनिटी को ऑर्डर किया गया टू ऑस्ट्रोसाइज हिम एंड हिज फैमिली, मतलब रतनाम के जो फैमिली के बाकी लोग थे, यानी कि रतनाम की फैमिली हुई, एक तो उसके मम्मी पापा भाई बहन वगैरह है ना, उसके अलावा दलित की काफ़ी सारी कम्युनिटी और भी थी। बाकी लोगों से कहा जो दलित कम्युनिटी है कि रतनाम की फैमिली से कोई भी मतलब वास्ता नहीं रखेगा। एंड एवरीवन वाज टोल्ड दैट नो वन शुड स्पीक और डू एनी वर्क फॉर देम और विद देम, मतलब कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनका काम नहीं करेगा। वन नाइट सम मैन एंटर्ड देयर पार्ट ऑफ द विलेज एंड सेट हिज हट ऑन फायर, ही मैनेज टू एस्केप विद हिज मदर। अब रतनाम की हट की जो भी झोपड़ी थी उसको आग भी लगा दी गई। रतनाम देन वेंट टू फाइल अ केस इन द लोकल पुलिस स्टेशन अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो है ना ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब क्योंकि उसके घर को भी आग लगा दी गई, और हेट वाली थी ना वो, क्योंकि वो नफरत करते थे उससे ऊंची जात के लोग, तो वही घर को आग लगा दी। तो रतनाम ने क्या किया कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के केस कर दिया। और कौन से एक्ट के अंदर उसने केस किया? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989। Other Dalits family still do not come out in his support as they were scared that a familiar fate might await them if they spoke out। बाकी दलित फैमिलीज़ ने भी रतनाम की मदद नहीं की, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि अगर वो रतनाम की मदद करेंगे तो उनके घरों को भी आग लगा दी जाएगी, उनसे भी गांव में कोई बात नहीं करेगा। द केस वॉज पिक्ड अप बाय लोकल मीडिया दैट लेड टू मैनी जर्नलिस्ट विजिटिंग द विलेज। अब एक लोकल न्यूज़पेपर ने खबर छाप दी, ये खबर बहुत बड़ी हो गई, सब जगह फैल गई, बहुत सारे मीडिया वाले उस गांव में आने लगे। रतनाम वॉज रिटन अबाउट अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन। द रिचुअल वॉज कॉल्ड ऑफ बट हिज फैमिली वॉज फोर्स्ड टू मूव आउट एज दे कॉन्टिन्यू टू बी ऑस्ट्रोसाइज्ड बाय द पावरफुल कास्ट इन द विलेज। जो दलित लोग हैं उनके साथ इतना बुरा मतलब व्यवहार किया जाता है, ये हमें स्टोरी के थ्रू समझ में आ गया कि रतनाम को पावर ऑफ दलित कहा गया, मगर फिर भी रतनाम की फैमिली को वो गांव छोड़ करके जाना ही पड़ा, क्योंकि जितनी भी पावरफुल कास्ट थी उस गांव की, और इनफैक्ट उसकी खुद की कास्ट के लोग, क्योंकि वो डरते थे पावरफुल कास्ट से, उन्होंने साथ नहीं दिया रतनाम का, और वो वहाँ पे उनको कोई काम भी नहीं मिला, वहाँ पे कोई उनसे बात नहीं करता था, तो फाइनली उनको अपना गांव छोड़ करके ही जाना पड़ा। तो इस ये जो स्टोरी है ना, इसके थ्रू हम लोग को ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई आवाज़ भी उठाता है अन्याय के खिलाफ तो उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, और अगर कानून ना हो तो क्या हो। तो पहले ज़माने में जब कानून नहीं था तब कितना गलत होता होगा, अब तो कानून है, सज़ा दी जाती है, तब भी इतना गलत हो जाता है। तो ये मतलब एक केस स्टडी दी गई है कि दलित के साथ कितना गलत होता आया है आज तक। अब आगे आता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी एक्ट का सहारा लेकर के रतनाम ने केस किया था। रतनाम ने कानून का सहारा लिया, उसने कंप्लेन फाइल करी इस एक्ट के अंडर, और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट इन हिज विलेज। तो भाई जो पावरफुल कास्ट थी उसके गांव की, जो उसको डोमिनेट कर रहे थे, उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे थे, उसका घर भी जला दिया था, उनके खिलाफ रतनाम ने केस कर दिया इस एक्ट के तहत। एक्ट बनाया गया था 1989 में in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday scene। तो ये कानून की काफ़ी ज़्यादा मांग की गई थी दलित्स के द्वारा,
ट्राइबल ग्रुप्स के द्वारा कि दलित्स और ट्राइबल ग्रुप्स डेली लेवल पर कितनी ह्यूमिलिएशन, कितना अत्याचार सहते हैं। While such treatment had persisted for a long time, it had acquired a violent character in the late 1970s and 1980s. ये चीज़ें तो होती रहती है हमेशा से, अन्याय, अत्याचार, मगर इसके 1970s और 80s के टाइम पर झड़प, उनके खिलाफ मारपीट, उनको जान से मार देना, ये सब भी बहुत ज़्यादा होने लगा। During this period, in parts of southern India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. अब क्या हुआ ना, 1970s और 80s में झड़प क्यों होने लगी, उनके खिलाफ, दलित्स के खिलाफ इतनी मारपीट या फिर उनको जान से मारने वाली हरकतें क्यों होने लगी? क्योंकि अब दलित्स को अपने राइट्स पता लग गए थे, तो उन्होंने कहना शुरू किया कि आप जो हमारे साथ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हम इसको नहीं सहेंगे। तो अपर कास्ट को लगा भाई इन्होंने ये कैसे बोल दिया, ये कैसे हो गया, इन्होंने हमारे सामने मुँह कैसे खोल दिया, और फिर ये मारपीट की और जान से मार देने की जो वारदातें हैं वो सामने आने लगी। रतनाम की जैसी स्टोरी थी, बाकी सारे दलित भी refused to follow practices located in the humiliation and exploitation of Dalits. This resulted in the more powerful caste unleashing violence against them. In order to indicate to the government that untouchability was still being practiced and in the most heinous manner, Dalit groups demanded new laws that would list the various sort of violence against Dalits and prescribed stringent punishment for those who indulge in them. तो दलित्स मांग करने लगे कि भाई आपने कानून तो बना दिए हैं गवर्नमेंट, मगर वो जो कानून है वो हमें प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब हो रहे हैं, आपको और कड़े कानून लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी दलित्स पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, हमें वो अत्याचार सहना पड़ता है क्योंकि कानून जो है वो हमें बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे कड़े कानून लाने की ज़रूरत है कि कोई हम पे अत्याचार कर ही ना पाए। तो ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। अब ये जो पोएम है ना, कबीर इसमें क्या कहते हैं, चैलेंज करते हैं एक प्रीस्ट को, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अनटचेबिलिटी क्या है, अनटचेबल है कौन, अछूत कौन है, दुनिया में कुछ भी तो छुए बिना होता ही नहीं है, है ना। वो कहते हैं प्रीस्ट से, यानी कि पंडित से कहते हैं कि नॉलेज जो है वो तुम्हारे हार्ट में है, अब जो ज्ञान है ना वो अपने आत्मा से पूछो, ना कि ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये जो पोथियाँ कहते हैं ना। कबीर का एक दोहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। मतलब पोथियाँ कितनी भी पढ़ ले कोई पंडित नहीं हो सकता, दो आखर प्रेम के जो पढ़े तो हुए पंडित। मतलब 2 अक्षर प्रेम के जो पढ़ लिए वो पंडित बन गया वो इंसान। तो आप कितनी कविताएं, बेसिकली आप किताबें पढ़ के पंडित नहीं बन सकते, ज्ञानी नहीं बन सकते हैं जब तक आपका दिल साफ ना हो। एक्चुअली इस टाइप का ही दोहा है। तो कबीर आगे कहते हैं कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो खून से, हवा से बना होता है, 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में रहता है। हर चीज़ दुनिया की टच करने से ही क्रिएट होती है। एक घड़ा भी टच करने से क्रिएट होता है, ह्यूमन बीइंग भी टच करने से क्रिएट होता है, और एक पेंटिंग भी टच करने से ही क्रिएट होती है। तो कोई अनटचेबल कैसे हो सकता है। कबीर ने एक अलग ही मीनिंग दिया अनटचेबिलिटी का। अनटचेबिलिटी को उन्होंने हाईएस्ट स्टेट ऑफ नॉलेज बताया। इसका मतलब है कि आप नैरो आइडिया से, छोटी ओछी तुच्छी सोच से अगर आप अनटच्ड रह पाते हैं, अगर आपको छोटी सोच छू ना पाए, तो आप अनटचेबल हैं और आप एक परम ईश्वर के भक्त हैं। तो मतलब बेसिकली कबीर ने कहा जो अनटचेबिलिटी, छुआ छूती, सब क्या फालतू की बातें करते हो, इन सब में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो ये कबीरदास जी कहते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा एक्ट पढ़ा। यहाँ पर शायद ये वाली स्टोरी रह गई थी कि कबीरदास जी जो हैं वो 15th सेंचुरी के पोएट थे और वो भक्ति ट्रेडिशन के थे। वो प्यार के बारे में बात किया करते थे और वो ये कहते थे कि सुप्रीम बीइंग जो है फ्री ऑफ रिचुअल एंड प्रीस्ट है। मतलब आपको अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको कर्मकांड करने की या फिर पंडितों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिल से श्रद्धा रख के ईश्वर को याद करें तो आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीर ने अटैक किया उनको जो ये डिफ़ाइन करते हैं कि भाई तुम इस धर्म के हो, इस कास्ट के हो, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए, और सिर्फ जो पंडित हैं उनको ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, किसी और की नहीं। तो जो कबीरदास जी है ना, उन्होंने बहुत ही पावरफुल आइडिया दिया था, इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर लेबर। मतलब हर किसी का काम
बराबर है और हर इंसान बराबर है, इक्वालिटी है, कोई काम ऊंचा नीचा नहीं है। इस तरीके की बातें कबीरदास जी कहते हैं। तो जो मतलब वो ये बोलते हैं कि कोई पॉटर है, कोई घड़ा बना रहा है, कोई बुन रहा है कपड़ा अगर, या अगर विमेन मटके में पानी लेकर के आ रही है ना, तो सबका काम बराबर है, कोई काम ऊंचा नीचा या छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, ये एक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग देख लिया कि कबीरदास जी क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी के बारे में। अब क्या हुआ, लाइक वाइज थ्रू आउट 1970 से लेकर के 1980s में जैसे दलित के साथ गलत हो रहा था, ऐसे ही आदिवासी पीपल जो है उनके साथ भी गलत हो रहा था, तो उन्होंने भी आवाज़ उठाई। तो आदिवासी पीपल सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ एंड डिमांडेड इक्वल राइट्स फॉर देयर लैंड एंड रिसोर्सेज टू बी रिटर्न टू देम। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था ना कि आदिवासी के साथ कितना गलत होता है, उनको अपने ही होमलैंड से निकाल दिया जाता है। तो उन्होंने भी डिमांड करनी शुरू करी कि भाई हमें हमारे ही जंगलों से निकाला जा रहा है और ये गलत है, ऐसा ना किया जाए, और जो ऐसा करने की कोशिश करता है उसको सज़ा दी जाए। दे टू हैड टू फेस द एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप्स एंड वर सब्जेक्ट टू ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आदिवासी के साथ भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि उनको किस तरीके से उनके घरों से निकाल दिया जाता है, उनकी ज़मीनें हड़प ली जाती हैं। दिस इज़ वाई दिस एक्ट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स। बहुत सारी लिस्ट ऑफ क्राइम्स है इस एक्ट में। सम ऑफ विच आर टू हॉरेबल इवन टू कंटेम्पलेट। मतलब उनको बता पाना या समझा पाना, कुछ एक्ट तो इतने ज़्यादा घिनन्य, मतलब इतने गंदे अपराध होते हैं, उनको समझा पाना भी बहुत मुश्किल है। द एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरेबल क्राइम्स but also let people know what dreadful deed human beings are capable of. In this case, such laws such as these seek to both punishment as well as influence the way we think and act. तो इस एक्ट में जो चीज़ें लिखी गई हैं मतलब बहुत डरावनी है कि इंसानों से कितना, एक इंसान कितना हैवान शैतान हो सकता है, वो कितना गलत काम कर सकता है, ये इस एक्ट के थ्रू भी हमें समझ में आता है। सब कुछ लिखा गया है कि क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं और क्या क्या इंसानों से करवाया जाता है। आप कई बार डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि दलित के साथ ना साउथ इंडिया में क्या होता था कुछ फेस्टिवल्स में, कि सबसे पहले फेस्टिवल स्टार्ट कैसे होता था कि दलित के हाथ में ना कीलें चुभोई जाती थी, ठीक है, दोनों हाथों में 4-4 कीलें चुभोई जाती थी, पैर में कीलें चुभोई जाती थी और उनको लटका दिया जाता था। उनकी बॉडी से जितना खून निकलता था ऐसा बोलते थे उनको कि तुम उतने ही प्योर हो रहे हो। भाई बहुत बहुत बुरा बुरा होता था। अब आगे देखते हैं। द एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल ऑफ क्राइम। कई सारे क्राइम को बताते हैं ये एक्ट। पहला है इट list mode of humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible and seeks to punish those who। अब इसमें बताया गया है कि किस तरीके से ख़राब बर्ताव, मतलब हॉरेबल, बहुत ही घटिया बर्ताव किया जाता है दलित्स के साथ, ट्राइबल्स के साथ, और क्या क्या वो बर्ताव है वो लिस्ट किया गया है। और मतलब मॉरली रिप्रिहेंसिबल, मतलब इस तरीके के घृण्य अपराध किए जाते हैं जिसको आप मतलब इसका बदला ले ही नहीं सकते, मतलब वो इतने घटिया क्राइम्स होते हैं। इसमें क्या क्या है, टू फोर्स अ मेंबर ऑफ SC/ST टू ड्रिंक और ईट इन एडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस। मतलब SC/ST कम्युनिटी से इस तरीके की चीज़ें उनको खिलाई जाती हैं जो ऑब्नॉक्शियस है, मतलब जिनको खाया ही नहीं जा सकता, मतलब भाई बोला भी नहीं जा सकता, इस तरीके की चीज़ें उनको नीचा दिखाने के लिए खिलाई जाती हैं। फोर्सिवली रिमूव क्लोथ्स फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और परेड्स हिम और हर नेकेड और विद पेंटेड फेस और बॉडी और commits any similar act which is derogatory to human dignity। मतलब उनको नंगा करके पूरे उनकी कम्युनिटी में घुमाया जाता है, उनकी कम्युनिटी के पर्सन से उनके कपड़े फड़वाए जाते हैं, उन पे काले पुत के पूरे एरिया में घुमाया जाता है नंगा करके। तो मतलब बहुत ही गंदे गंदे काम हैं जो लोगों के साथ किए जाते हैं। तो अब आगे और क्या लिस्ट करता है ये एक्ट, इट लिस्ट एक्शन दैट डिस्पोजेस दलित्स एंड आदिवासीज ऑफ देयर मियाज रिसोर्सेज और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। मतलब उनके जो डिस्पोजेस करना, मतलब उनको उनकी ज़मीन से, उनके लैंड से निकाल दिया जाता है और उनसे मतलब स्लेव लेबर वगैरह करवाया जाता है। दस द एक्ट sets out to punish anyone who wrongfully occupies or cultivate any land owned or allotted to member of ST/SC or gets the land allotted to them transferred। मतलब पनिशेबल ऑफेंस है कि अगर आप ज़बरदस्ती SC/ST कम्युनिटी के पर्सन को अगर बिलोंग किया हुआ लैंड है उससे अगर आप ज़बरदस्ती छीन लेते हैं या फिर ज़बरदस्ती उसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, अपने नाम करवा लेते हैं लैंड को।
At another level, the act recognizes that crimes against Dalit and tribal women are of a specific kind and therefore seeks to penalize anyone who assault or uses force on any women belonging to SC/ST community with intent to dishonor her. तो अगर क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन के साथ भी बहुत गलत किया जाता है, उनके कपड़े उतार कर उनको अलग मतलब घुमाया जाता है गाँव में, मतलब बहुत ही हीनियस, बहुत ही घटिया क्राइम किए जाते हैं, तो पूरा मेंशन किया गया है कि क्या क्या मतलब क्राइम्स हैं, क्या क्या किया जाता है, उनके क्या क्या मतलब अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो क्या क्या उनको सज़ा मिलेगी। तो ये पूरा मतलब मेंशन किया गया है। अब आता है ये देखिए पिंक बॉक्स है, द स्कॉर्च ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। स्कॉर्च का मतलब महाकष्ट होता है। महाकष्ट मतलब आप देखिए पता है क्या है मैनुअल स्कैवेंजिंग। बेसिकली पहले ज़माने में क्या होता था कि ना ड्राई लैट्रिन्स होती थी। ड्राई लैट्रिन का मतलब है अब जैसे आप वॉशरूम में जाते हैं तो आप फ्लश कर देते हैं, है ना, पॉटी होती है तो आप उसको फ्लश कर देते हैं। पहले क्या होता था कि पानी वानी नहीं होता था, ड्राई मतलब एक एरिया है जहाँ पर बस ये वॉशरूम में यहाँ पर पॉटी कर रहा है और फिर उसके बाद जो पॉटी है वो दलित अपने हाथ से उठा करके किसी एक एरिया पर फेंक के आते थे। या फिर जो सेप्टिक टैंक्स हैं उनकी सफाई दलित से करवाई जाती थी। वो क्या करते थे, बाल्टियों से भर भर के पॉटी निकालते थे, जो एक टैंक पे चला जाता है उस टैंक में घुस के उस बाल्टियों से निकाल करके फेंक के आते थे। तो भाई बहुत ही मतलब उसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते थे, उनको स्किन डिजीज़, आई डिजीज़, इन्फेक्शंस और पता नहीं क्या क्या मतलब कितनी बीमारियां उनको हो जाती थी। आपने पहले आप शायद कभी नोटिस किया, जब आप छोटे हो तो कई सालों से मतलब ट्रेन्स में बंद हो गया है। पहले क्या होता था ना, ट्रेन्स में जब वॉशरूम जाते थे तो वो ना ओपन होता था, तो जो टॉयलेट पॉटी वो सब ना ट्रेन के ट्रैक्स पर गिर जाती थी। फिर उसकी सफाई कौन करता था, दलित करते थे, मैनुअल स्कैवेंजर्स करते थे। मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब है ह्यूमन वेस्ट को अपने हाथ से उठा करके डिस्पोज करना, ये होता था मैनुअल स्कैवेंजिंग। आज भी शायद हो सकता है कि देश के किसी एरिया में किया जाता हो, बट ये बहुत ही बहुत ही मतलब ऑफेंस है, बहुत बड़ा अपराध है अगर कोई ऐसा किसी से करवाता है तो। मैनुअल स्कैवेंजिंग रेफर करता है प्रैक्टिस को रिमूव करना ह्यूमन या फिर एनिमल एक्सक्रीटा झाड़ू से, टिन की प्लेट से, बास्केट से, ड्राई लेट्रिन से, फिर उसके बाद हेड पर रख करके कुछ डिस्टेंस पर फेंक के आना। मैनुअल स्कैवेंजर एक पर्सन होता है जो ये मतलब गंदगी उठाने का काम करता है। ये ज़्यादातर काम दलित वुमेन या फिर दलित यंग गर्ल्स किया करती थी। यहाँ पर भी देखिए मतलब दलितों में भी सबसे दलित एक औरत है, क्योंकि जो सबसे गंदा काम है वो एक दलित में भी दलित औरत से करवाया जाता है। अकॉर्डिंग टू आंध्र प्रदेश बेस्ड सफाई कर्मचारी आंदोलन, ये सफाई कर्मचारी आंदोलन ने बहुत मतलब एक्चुअली आंदोलन किया है सफाई कर्मचारियों के लिए कि भाई इस तरीके के काम नहीं करेंगे। तो भाई अब पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब तो काफ़ी कम हो गया है। इवन म्यूनिसिपैलिटीज़ भी 200 रुपये देती थी ये काम करवाने के लिए एक दिन के, मतलब बहुत ही, एक तो इतना गंदा काम, ऊपर से इतना कम पैसा दिया जा रहा है ये काम करवाने के लिए दलित्स को। तो अब तो बिल्कुल सरकार ने मतलब ये काम बंद करवा दिया है काफ़ी हद तक। 1993 में गवर्नमेंट ने पास करवाया एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन प्रोहिबिशन एक्ट। अब ड्राई लेटरिन नहीं बना सकते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैनुअल स्कैवेंजर्स ही काम करवाना या फिर ड्राई लेटरिन बनवाना एक अपराध है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 और ऑर्गेनाइजेशन ने इंक्लूडिंग 7 स्कैवेंजर्स, उन्होंने PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमसे अभी भी ये काम करवाया जा रहा है। पटिशन में ये बोला गया कि मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जैसे कि रेलवेज तक ये काम हमसे करवाती है। पटिशनर ने कहा कि भाई हमारा भी फंडामेंटल राइट है कि हमसे ये गंदा काम ना करवाया जाए। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैनुअल स्कैवेंजर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं इन इंडिया हैड इंक्रीज सिंस द 1993 लॉ। अब क्या है, 2013 में एक और कानून आया, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 6 दिसंबर 2013। अब ड्राई लैट्रिन्स होती हैं रेलवेज़ में भी, बायो टॉयलेट्स होती है उसमें, वहीं पर वो डिकम्पोज हो जाता है, उसको पटरों के ऊपर नहीं फेंका जाता है। तो सफाई कर्मचारी आंदोलन के मेंबर्स डिमोलिश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ड्राई लैट्रिन्स को, और मैनुअल स्कैवेंजर काम कर रहे हैं, ये देखिए पॉटी उठाने का। तो अब आगे देखते हैं हम आदिवासीज डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। अभी हमने दलित्स का पूरा देख लिया। अब 1989 एक्ट जो आदिवासीज के लिए आया था, उनकी क्या डिमांड थी और किस तरीके से उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया। अब आगे देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया शेड्यूल ट्राइब एंड अदर
ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 2006 में ट्राइबल एक्ट पास हुआ था, जैसे कि 1993 में, ठीक है, दलित्स के लिए मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए एक्ट पास हुआ, फिर 2013 में फिर से हुआ, ऐसे ही 2006 में भी शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में पास हुआ था। ये फाइनल एक्ट था जिसमें स्टेट किया गया था कि भाई हिस्टोरिकल इनजस्टिस, मतलब जो गलत हुआ है शेड्यूल ट्राइब के साथ, फॉरेस्ट ड्वेलिंग पॉपुलेशन के साथ, उनके राइट्स को न रिकॉग्नाइज़ करके बहुत गलत हुआ है। अब हम उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि उनका हक है अपनी ज़मीन पर, अपने फॉरेस्ट पर, और उनको हक दिया गया कि अपने जानवरों को वो चरा सकते हैं और नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट कर सकते हैं। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के अलावा वो जो फूल फल वगैरह होते हैं वो फॉरेस्ट से कलेक्ट कर सकते हैं ट्राइबल लोग। द एक्ट ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं उनका अधिकार है फॉरेस्ट को कंजर्व करना और बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करना। तो ये पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं आदिवासी डिमांड्स एंड 1989 एक्ट। 1989 का जो एक्ट था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट रहा। इसमें क्या है, आदिवासी एक्टिविस्ट रेफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट्स टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। उन्होंने, हमने इससे पहले पढ़ा था ना कि किस तरीके से आदिवासी को उनकी ज़मीन पे से निकाल दिया जाता था, तो उन्होंने डिमांड करी कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, गलत है ये। तो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे उनको निकाल दिया जाता है और उनको मूव करना पड़ता है अपने इलाके से। एक्टिविस्ट हैव asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law। मतलब कोई अगर उनको उनके ज़मीन से निकालता है, ज़बरदस्ती उनकी ट्राइबल्स की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो भाई वो तो दंडनीय अपराध होना चाहिए। दे हैव ऑल्सो पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट दिस एक्ट merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, that land belonging to the tribal people cannot be sold to or bought by non-tribal people। उन्होंने ये कहा कि जो ट्राइबल्स को लैंड, मतलब ट्राइबल का जो लैंड है वो नॉन ट्राइबल लोग, बाहर से आए हुए लोग नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते, क्योंकि ऐसा तो संविधान में भी लिखा हुआ है। इन केसेस वेयर दिस इज हैपन द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोसेस देयर लैंड। अब अगर किसी ने उनको ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन से निकाला है तो दोबारा से उनको वो ज़मीन दे दी जाएगी। सीके जानू जो कि एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये भी पॉइंट किया दैट वन ऑफ द violators of the constitutional rights guaranteed to tribal people are government in their various state of India, for it is they to allow non-tribal encroachers in the form of timber merchant, paper mill etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest। अब इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, जो एक ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं सीके जानू, वो ये बोलते हैं कि सरकार खुद ही ट्राइबल्स का क्या कर रही है, ट्राइबल का लैंड छीन रही है। वो सरकार क्या करती है कि लकड़ी के व्यापारी कि ठीक है आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप इतना एरिया का जंगल काट सकते हो, आप इस एरिया में पेपर मिल बना सकते हो, तो सरकार ही परमिशन दे रही है उनको। तो सरकार ने परमिशन दे दिया लोगों को, तो वो ट्राइबल्स को हटा रहे हैं। तो सरकार को भी सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। इस प्रोसेस में जो फॉरेस्ट है उसको रिजर्व या फिर सेंचुरी डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जो है एनक्रोच कर लिया जाएगा लैंड। शी हैज़ ऑल्सो नोटेड दैट इन केस वे ट्राइबल हैव ऑलरेडी बीन एविक्टेड एंड कैन नॉट गो बैक टू देयर लैंड, दे मस्ट बी कंपनसेटेड। अभी जो एक्टिविस्ट हैं ये भी कहते हैं कि भाई अगर ट्राइबल्स को ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, वो दोबारा वापस नहीं आ सकते, तो उन ट्राइबल्स को आप कंपनसेट करो, उनको कहीं और पर घर दो, उनको पैसा दो, उनको नौकरी दो, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। अगर आपको मतलब आपने किसी का घर छीना है तो आपको उसको घर देना ही पड़ेगा ना, आपने काम छीना है तो उसको काम देना ही पड़ेगा। दैट इज़ गवर्नमेंट मस्ट ड्रॉ अ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। मतलब सरकार ने अगर उनको उनके घरों से हटाया है तो भाई कहीं और तो घर देना ही पड़ेगा ना सरकार को। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पेंड लार्ज सम्स ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट्स ऑन लैंड्स टेकन फ्रॉम ट्राइबल्स। अब आपने ट्राइबल से लैंड लिया, उस पर आप फैक्ट्री बना रहे हो, चीज़ें बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो भाई ट्राइबल के पास भी तो कुछ जाना चाहिए ना। वाई शुड दे बी रिलक्टेंट टू स्पेंड इवन वेरी मॉडेस्ट अमाउंट ऑन रिहेबिलिटेटिंग द डिस्प्लेस्ड। अब वो मतलब जो एक्टिविस्ट है वो कह रहे हैं कि आप इतना पैसा कमा रहे हो ट्राइबल्स की ज़मीन लेके, मतलब आप उनको थोड़ा बहुत पैसा भी नहीं दे सकते हो कि वो अपना मतलब जीवन यापन ढंग से कर सकें। तो
एक सरकार पे भी क्वेश्चन है कि भाई सरकार क्या ढंग से ट्राइबल्स के लिए काम कर पा रही है या नहीं कर रही है, तो ढंग से काम करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन में कहते हैं, एज वी कैन सी existence of right or a law or even a policy on paper does not mean that it exists in reality। मतलब कोई कानून है अगर पेपर पे लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्चाई में इम्प्लीमेंट उसको किया जा रहा है। पीपल हैव हैड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन और मेक एफर्ट्स टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल्स दैट गाइड द एक्शन ऑफ देयर फेलो सिटीजन्स और इवन देयर लीडर्स। बेसिकली क्या है ना कि कानून तो बन चुके हैं मगर लोगों को फिर भी कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है कि भाई जो प्रिंसिपल, गाइड, एक्शन ये सब चीज़ें बना रखी है ना, ये सब चीज़ें फॉलो भी हो, नागरिकों को ये सब चीज़ें मिले, इसके लिए लगातार लोगों को काम करते रहना पड़ता है। देयर डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट न्यू। लोगों के अंदर जो डिज़ायर है ना कि भाई हमें समानता का अधिकार मिले, हमें इज्जत मिले, हमें, ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमेशा से लोगों को ये चीज़ तो चाहिए ही थी। It has existed in different forms throughout our history as you have seen in this chapter। मतलब समानता की जो एक भूख है ना कि हमारे साथ गलत नहीं होना चाहिए, हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ये हमेशा से रही है। हमेशा से हर कोई यही चाहता रहा है कि उसके साथ सही व्यवहार किया जाए। Similarly, even in a democratic society, similar processes of struggle, writing, negotiation and organizing need to continue। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी जो स्ट्रगल है, राइटिंग है, नेगोशिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये सारा लॉज लिखना, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, ये आंदोलन होना और न्याय मिलना, ये सब तो चलता ही रहेगा और चलता भी रहना चाहिए क्योंकि हमारा देश एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। अधिकार बढ़ते रहने चाहिए लोगों के। तो ये था पूरा चैप्टर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।